हेलो एंड वेलकम टू बेटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। 2000 रुपये का नोट जो है आरबीआई ने स्क्रैप करने का ऐलान कर दिया। स्क्रैप करने का मतलब ये है कि आगे चल के गवर्नमेंट की और आरबीआई की इंटेंट क्लियर है कि जो 2000 रुपये का नोट जो करंट फॉर्म में जो है, जो एग्जिस्टेंस में है इस वक्त, वो आगे चल के लीगल टेंडर नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट ने एक विंडो ओपन करी है कि भाई 30 सितंबर तक अपने जिसके पास 2000 रुपये के नोट हैं वो आके या तो बैंक्स पे एक्सचेंज कर ले, ठीक है, या अपने अकाउंट के अंदर जमा कर दे। तो जो एक्सचेंज करने की एक लिमिट बांधी गवर्नमेंट ने कि भाई 10 नोट आप एक्सचेंज कर सकते हो। 10 नोट का मतलब है कि 20,000 रुपये तक के आप नोट एक्सचेंज कर सकते हो। इससे ज़्यादा है तो आप अकाउंट के अंदर जमा कर दो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अकाउंट के अंदर आपको, बैंक अकाउंट के अंदर आपको क्रेडिट मिल जाएगा। उसके बाद आप जैसे नॉर्मली यूज़ करते हो अपने अकाउंट के अंदर को क्रेडिट को, वैसे आप यूज़ करते रहो। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा क्योंकि 2000 रुपये का नोट है तो और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये पता है कि सर्कुलेशन में भी कम है, तो ये स्मूथ तरीके से गवर्नमेंट ने इनफ विंडो दिया है। और उसके बाद भी अगर 30 सितंबर के बाद भी गवर्नमेंट ने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखा है, उसके बाद भी अगर किसी के पास नोट बच जाएंगे तो उसको फेज आउट कर देंगी गवर्नमेंट। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि नया कोई नोट प्रिंट नहीं होगा, नया आपको बैंक से 2000 रुपये का नोट मिलेगा नहीं। और आगे चल के गवर्नमेंट की इंटेंट क्लियर है कि 2000 रुपये का नोट जो है वो स्क्रैप हो जाएगा इकोनॉमी से। इसको प्रिंट करने की मंशा जब थी, जब हम 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, कि मार्केट में अचानक जब कैश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, छोटे डिनोमिनेशन के नोट भी प्रिंट होने में टाइम लग रहा था, तब 2000 रुपये का नोट प्रिंट किया गया था कि मार्केट के इमीडिएटली जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर सके। और उस समय में जो 2000 रुपये का नोट का जो शेयर था टोटल सर्कुलेटिंग करेंसी में, वो 38% के आसपास था। आज जो ये शेयर था ये करीब 10% था। लोगों के पास 2000 रुपये का नोट नहीं था, क्योंकि मैंने ट्विटर पे भी एक पोल चलाया, तो उस पोल के अंदर ये पता लगा कि लोगों के पास करीब 75% लोगों के पास ज़ीरो नोट था 2000 रुपये का। और केवल 12 से 13% लोग हैं जिनके पास 10 से ऊपर 2000 रुपये के नोट हैं। तो इससे क्लियर एग्जाम्पल है, क्लियर पता लगता है कि 2000 रुपये का नोट ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो अब हमने इस चीज को तो समझ लिया कि 2000 रुपये का नोट का जो स्क्रैप हुआ और क्या जो गवर्नमेंट की इंटेंट है, एक तरीके से ये डीमोनेटाइजेशन हो गया 2000 रुपये के नोट का। अब हम आज यहाँ पे ना दो चीजों को समझने की कोशिश करेंगे इस एग्जाम्पल को लेके। इसी ये जो करंट हमारा एग्जाम्पल है, जो अभी ये 2000 रुपये का नोट जो स्क्रैप हुआ, इससे हम फंजिबिलिटी और नॉन फंजिबिलिटी को समझेंगे। और आज हम एक और चीज समझेंगे कि इम्यूटेबिलिटी ऑफ लेजर का मतलब क्या होता है। ये आपने वर्ड कई बार ही सुना होगा कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, राइट, वो इम्यूटेबल होते हैं, उनके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता। इम्यूटेबिलिटी का मतलब है कि आप किसी चीज़ के अंदर, आप जिसके अंदर बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है, इम्यून है वो चेंजेस के लिए, मतलब आप उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। और एक फंजिबिलिटी और नॉन फंजिबिलिटी का आज मतलब समझेंगे, ठीक है। फंजिबिलिटी और नॉन फंजिबिलिटी का मतलब इसी एग्जांपल को लेके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज करिए ये 100 रुपये का नोट है मेरे पास, ठीक है, अच्छा नया कुरकुरा नोट है। ये मैंने आपको 100 रुपये का नोट दिया, आपको ज़रूरत थी, मैंने आपको 100 रुपये का नोट दिया, ठीक है। अब आपने मुझे 1 महीने बाद मैंने कहा यार मेरा वापस कर दो 100 रुपये का नोट। आपने मुझे 1 महीने बाद ये वाला नोट वापस नहीं करा जो मैंने आपको दिया, ये वाला नहीं किया। आपने कोई और मुझे 100 रुपये का नोट वापस कर दिया। कोई बात नहीं, आपने जब मुझे वो 100 रुपये का नोट वापस करा तो उसकी वैल्यू 100 रुपये ही है, इसकी वैल्यू भी 100 रुपये है, जो आपने मुझे नोट दिया उसकी वैल्यू भी 100 रुपये है। ये बिल्कुल कंप्लीटली फंजेबल है आपस में, मतलब आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो और इनकी वैल्यू जो है फिर भी सेम रहेगी, ठीक है। अब सपोज करिए कि ये 100 रुपये का नोट गवर्नमेंट कहती है कि 30 सितंबर के बाद ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैंने आज आपको ये 100 रुपये का नोट दिया, ठीक है, ये पुराना वाला जो पुराना एग्जिस्टेंस में है, इसका कलर पर्पल कलर, इसका जो जो ये करंट फॉर्म में जो इस टाइम जो सर्कुलेशन में, 30 सितंबर के बाद गवर्नमेंट ने बोला ये 100 रुपये के जो नोट हैं जो एग्जिस्टिंग सर्कुलेशन में है ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अब आपने मेरे से 100 रुपये लिए हुए थे, अब आपने 30 सितंबर के बाद यही 100 रुपये का नोट मुझे वापस करने को जब दिया, तो मैंने बोला भैया ये वाला मुझे नहीं चाहिए, ये तो लीगल टेंडर नहीं रहा। तो कहोगे भैया ये तो 100 रुपये का आपने दिए थे, यही 100 रुपये का नोट मैं आपको वापस कर रहा हूँ पुराना वाला। मैं बोलूँगा नहीं, अब ये फंजेबल नहीं रहा, अब ये नॉन फंजेबल हो गया। नॉन फंजेबल का मतलब क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं है, अब वो 100 रुपये का नोट नहीं रहा, राइट, तो अब वो नॉन फंजेबल हो गया, ठीक है। तो नॉन फंजेबल हो गया और अब उसको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात को बहुत समझना जरूरी है कि करेंसी जो है, जब हम मनी की बात करते हैं, मनी के काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे मनी का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि भाई वो डिविजिबल हो,
ठीक है, उसको आप छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर सको। और व्हेन आई से मनी, तो जो करंट फॉर्म ऑफ करेंसी है ये एक फॉर्म ऑफ मनी है जिसकी हिस्ट्री 100 सालों की है, 100 सवा 100 सालों की। लेकिन क्या 100 सवा 100 सालों से पेपर करेंसी थी? क्या पेपर करेंसी ही थी जब से इंसानियत बनी है? नहीं, इंसानियत जब से बनी है तब से अलग अलग फॉर्म ऑफ करेंसीज थी, जैसे कि सॉल्ट को भी लोग करेंसी के तौर पे यूज़ करते थे, डेट्स को, खजूर को यूज़ करते थे, वीट को यूज़ करते थे, बार्ले को यूज़ करते थे, सी शेल्स को यूज़ करते थे, नमक को यूज़ करते थे, ठीक है, मेटल्स को यूज़ करते थे, ब्रॉन्ज को, सिल्वर को, गोल्ड को। और गोल्ड हमने देखा कि काफ़ी समय तक, हज़ारों सालों तक अगर कोई किसी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मनी ने डोमिनेट किया तो वो हमारा गोल्ड ने किया। और गोल्ड के बाद आया ये पेपर करेंसी, क्योंकि पेपर करेंसी इस बिना पे आया था, इस वजह से आया था कि भाई गोल्ड को छोटे छोटे पीस में डिवाइड करना, उसे ट्रांसपोर्ट करना फिजिबल नहीं है, मुश्किल है। तो हमें पेपर करेंसी की ज़रूरत है। हम इसको ऊपर रखेंगे, इसके नीचे गोल्ड को रखेंगे और गोल्ड की वैल्यू के बराबर के नोटों को हम छापेंगे। वो बात अलग है कि 1971 के अंदर गोल्ड को नीचे से हटा दिया गया और पेपर करेंसी खाली रह गई, इसके नीचे कुछ नहीं रहा। इसके नीचे जो रहा वो अमेरिका ने बोला कि भाई यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर के अंदर सबका विश्वास है। जो जो अमेरिका के डॉलर, अमेरिका एक शक्तिशाली कंट्री है, उसको उसके अंदर वैल्यू है, उसकी करेंसी में, उसके देश में वैल्यू है, उसके पास आर्मी है, उसके पास इनोवेशन है, एक स्ट्रॉन्ग नेशन है। तो अमेरिका का जो डॉलर है वो रिजर्व करेंसी बन गया दुनिया के लिए, ठीक है। पहले अमेरिका का जो डॉलर था वो उतना ही प्रिंट कर सकते थे आप जितना कि बैकिंग में गोल्ड था, ठीक है। ये इतनी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैंने आपको एक मोटा मोटा ये उदाहरण दिया कि कैसे जो एग्जिस्टिंग करेंसी है ये एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ मनी है मॉडर्न एरा की। हम पास्ट में चलते हैं तो मनी अलग अलग फॉर्म की थी। हर एक मनी की एक प्रॉपर्टी सेम थी कि वो मनी तभी कहलाती थी जब वो डिविजिबल हो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकें, छोटे छोटे पीसीज में, छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में, वो पोर्टेबल हो, उसको मैं ले जा सकूं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो जिसको मैं एक्सचेंज करके सामान खरीद सकूं, बेच सकूं। यूनिट ऑफ अकाउंट हो, मतलब मैं चीज़ों को वैल्यू कर सकूं। भाई मैं मोबाइल फ़ोन को भी उसी आईएनआर में वैल्यू कर सकूं और मैं टमाटर को भी उसी चीज़ में वैल्यू कर सकूं, मैं मोटरसाइकिल को भी आईएनआर में वैल्यू कर सकूं। मतलब उसको हर चीज़, हर प्रोड्यूस जो है उसको मैं उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मनी में वैल्यू कर सकूं, ठीक है। तो ये इसका एक था। और जो एक और इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है कि स्टोर ऑफ वैल्यू, कि जो मनी है वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह भी रहे, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अपनी वैल्यू को छोड़े ना, वो अपनी वैल्यू को रिटेन रखे। इसीलिए गोल्ड को हम देखते हैं कि गोल्ड इतने सालों तक जो फॉर्म ऑफ मनी रहा, क्योंकि उसने अपनी वैल्यू को भी वो रिटेन रखता था। और सिमिलरली जो करेंसीज हैं उनका काम भी यही है कि आपकी जो प्रोड्यूस है, और आप जब उस प्रोड्यूस को उस मनी के फॉर्म, मनी से आप एक्सचेंज करते हो, तो मनी की वैल्यू भी रहनी चाहिए। तो फंजिबिलिटी और नॉन फंजिबिलिटी, ये भी, फंजिबिलिटी भी मनी का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि मनी जो है वो फंजिबल होनी चाहिए। जैसे कि गोल्ड की एक 22 कैरेट की सपोज एक अशरफी है, अगर वो आपने मेरे से उधार पे ली, बदले में आपने मेरे को वो 22 कैरेट की अशरफी कोई भी वापस कर दी, तो इट हार्डली मैटर्स, बिकॉज वो फंजिबल है, उसकी वैल्यू सेम है। ऐसे ही मैंने आपको सिल्वर कॉइन दिया, आपने मुझे बदले में 6 महीने बाद सिल्वर कॉइन वापस कर दिया, तो वो फंजिबल है। जैसे मैंने आपको अजवा खजूर दी 1 किलो, और आपने मुझे 6 महीने बाद 1 किलो अजवा खजूर वापस कर दी, तो कंप्लीटली फंजिबल है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको 1 बैरल तेल दिया और आपने मुझे बदले में 1 बैरल तेल दे दिया, तो वो कंप्लीटली फंजिबल है, ठीक है। तो ये परफेक्ट फॉर्म ऑफ मनी का एक जो कंसेप्ट ये होता है कि वो फंजिबल होना चाहिए। हमने इस फॉर्म में ये देखा, जो हमारी करंट जो करेंसी की जो फॉर्म है, इसमें फंजिबिलिटी तब तक है जब तक उसको गवर्नमेंट की बैकिंग है उस पर्टिकुलर डिनोमिनेशन को। तो सपोज 2000 रुपए के नोट को जब तक गवर्नमेंट का अप्रूवल है, अगर ये 100 रुपए के नोट को, ये जो करंट फॉर्म में, जिस जो इसको करंट फॉर्म में अगर इसको गवर्नमेंट की अप्रूवल है तो ये फंजिबल है। जिस दिन अप्रूवल नहीं है ये नॉन फंजिबल है। अगर हम देखें कहीं ना कहीं जो पुराने, अगर हम कमोडिटीज पे जाए, ऑयल है या गोल्ड है, वो हमेशा फंजिबल इसलिए रहे, वो कभी भी नॉन फंजिबिलिटी का उसमें कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज थे और उनकी जो सप्लाई है वो कोई गवर्न नहीं कर सकता, राइट।
उनका जो प्रोड्यूस है वो नेचुरली वो प्रोड्यूस होते हैं, ज़मीन के नीचे से ऑयल आता है, ज़मीन के नीचे से तेल निकलता है, गोल्ड निकलता है, सिल्वर निकलता है, मेटल्स निकलते हैं। तो उनकी सप्लाई जो है आप सिर्फ माइन कर सकते हो, कितना है ये किसी को नहीं पता, और उनको नॉन फंजिबल कोई करार नहीं दे सकता, बिकॉज नोबडी कंट्रोल्स दोज कमोडिटीज। ठीक है, तो इसीलिए जो अब जो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ करेंसीज है, कोई ऐसा नहीं कि इंडिया ने अपने डीमोनेटाइजेशन किया, बहुत सारी कंट्रीज ने अलग अलग रीजंस के साथ डीमोनेटाइजेशन टाइम टू टाइम अपनी करेंसीज को उन्होंने रिप्लेस किया है। इनफैक्ट जैसे लंदन है, लंदन में तो यार जैसे ही वहाँ पे किंग या क्वीन, अगर क्वीन इस दुनिया से चली जाती है तो जिसका अब जो पुराना नोट है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है जो नया किंग या क्वीन है उसकी फोटो के साथ। तो कई जगहों पे तो ये एक पार्ट ऑफ ट्रेडिशन है। बट इन सारी चीज़ों को करने से होता क्या है कि जब द मोमेंट यू से समथिंग इज नॉन फंजिबल, अब उस करेंसी की वैल्यू नहीं रही। ऑब्वियसली अब जो आपको नई करेंसी को प्रिंट करोगे या उसका ऑल्टरनेट कुछ करोगे, या जो जैसा भी अभी, क्योंकि 2,000 रुपए के नोट को भी आपको प्रिंट करने में जो कॉस्ट आई थी, राइट, और अब वो जो कॉस्ट करके आपने प्रिंट किया था, अब उसको आपने नॉन फंजिबल कर दिया। अब आगे आप करेंसी कौन सी प्रिंट करोगे या कैसे करोगे? तो ऑल दिस क्वेश्चंस आर कि अब जो करंट फॉर्म ऑफ जो सिस्टम है उसमें किसी भी जो करेंसी की फॉर्म है उसको नॉन फंजिबल करना आसान है। और फंजिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी मनी का, राइट। तो जैसे कि जो पुराने ज़माने में जो फॉर्म ऑफ मनी होती थी वो कम्प्लीटली फंजिबल होती थी, उनको कोई नॉन फंजिबल नहीं कर पाता था। लेकिन अब फंजिबिलिटी और नॉन फंजिबिलिटी करेंसी के अंदर है। कहने को करेंसी फंजिबल होती है, लेकिन किसी भी दिन गवर्नमेंट्स या सेंट्रल बैंक अगर चाहे तो वो करेंसी जो है वो नॉन फंजिबल हो जाती है। उसके अलग अलग रीजंस हैं, अलग अलग बेनिफिट्स हैं, हम उस पर नहीं जा रहे, क्योंकि वो जो देश है, जो सेंट्रल बैंक्स है, वो अलग अलग रीजंस देते हैं नॉन फंजिबल करने के लिए। ठीक है, फंजिबिलिटी और नॉन फंजिबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया हो गया। और अगर हम अब दूसरी उस पर चलते हैं कॉन्सेप्ट पे, वो है इम्यूटेबिलिटी ऑफ लेजर्स। देखिए, पब्लिक लेजर्स क्यों लोगों का ध्यान जो है वो पब्लिक लेजर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, जैसे कि क्रिप्टो के अंदर बिटकॉइन है। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं तो क्यों इसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है लोगों का? क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि जो पब्लिक लेजर्स हैं उनको उनके अंदर चेंजेस करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर पब्लिक लेजर के अंदर चेंज करना, मैं यहाँ सारे क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना कि पब्लिक लेजर जैसे कि बिटकॉइन है उसके अंदर चेंज करना बहुत मुश्किल है। वो इम्यूटेबिलिटी है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि अगर आपको पब्लिक लेजर के अंदर अगर चेंज करना है तो आपको 51% हैश पावर का कंट्रोल चाहिए, जिसको मेजॉरिटी अटैक भी कहते हैं। हमें पता है कि बिटकॉइन के जो लेजर है, राइट, उसके अंदर अगर चेंजेस करना है, उसके खाते में मैनिपुलेशन करनी है या कुछ खाते के अंदर बदलाव करना है, डेबिट का क्रेडिट करना है, क्रेडिट का डेबिट करना है, डेबिट कुछ भी अगर उसके अंदर चेंजेस करना है, किसी ब्लॉक के अंदर चेंज करना है। ब्लॉक मींस जो लेजर का एक पन्ना, राइट, ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन के ऊपर जो ब्लॉक्स हैं वो एक तरीके के कॉपीज हैं, लेजर की एक पन्ने हैं। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर कॉपी के अंदर अगर चेंज करना है तो आपको जो उस वक्त की जो करंट हैश पावर है, राइट, जो सारे माइनर्स मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका आपको 51% कंट्रोल करना पड़ता है अगर आपको ब्लॉक के अंदर चेंज करना है। तो 51% अटैक करने की जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा है कि जब आप उस कॉस्ट को इंकर करते हो एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर चेंज करने के लिए, जब आप उस 51% हैश पावर को गेन करने के लिए चलते हो, तो आपका इकोनॉमिक्स ये कहता है आपका कि यार जितना खर्चा मुझे इसको अटैक करने में आ रहा है नेटवर्क को, उससे अच्छा तो मैं नेटवर्क में क्रिप्टो को या पर्टिकुलर बिटकॉइन को माइन ही कर लेता हूँ। तो माइनर बनने में आपको ज़्यादा फायदा महसूस होने लगता है रादर देन अटैकिंग दैट। बट फिर भी अगर आपको अटैक करना है तो आपको जो है 51% अटैक करने के लिए भी आपको हैश पावर जो है उस करंट वक्त की उसका 51% का कंट्रोल चाहिए, राइट, तो जाके आप उस नेटवर्क पे अटैक कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि पब्लिकली जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है उनकी हैश पावर आज इतनी ज़्यादा पहुंच चुकी है कि आपको अगर अटैक करना है तो आपको हार्डवेयर कलेक्ट करना है, माइनिंग रिग्स लगाने हैं, माइनिंग रिग्स को कलेक्ट करना है। और जब आप मार्केट के अंदर जब हार्डवेयर लेने जाते हो जो बिटकॉइन की माइनिंग करता है, तो वो अचानक से उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है एकदम
कोई बड़ा ऑर्डर आ जाए तो क्या होता है, होगा ना, उसकी डिमांड हार्डवेयर की इतनी बढ़ जाती है कि जब आप उसको प्रोक्योर करने जाते हो, फिर लगाने जाते हो, और जब तक आप माइनिंग करोगे तब तक आपकी जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इट इज़ रियली नॉट फीजिबल। और अगर फीजिबल है भी, बट तो एक चीज़ प्रूव होती है कि अगर किसी ने इंटेंट बना ही लिया कि नहीं हमें करना है, तो भी उसको कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। इट इज़ नॉट दैट ईजी कि आप ज़रा सा सोच के आप उसके अंदर चेंजेस कर दो। तो लोगों को जितना जितना ये पता लग रहा है, इस तो कई बार ये लोग कहते हैं ना कि यार उसके अंदर उसकी उसकी वैल्यू क्या है, अंडरलाइंग वैल्यू क्या है। अंडरलाइंग वैल्यू यही है कि जो पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जैसे कि बिटकॉइन, उसके अंदर चेंजेस करना मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको चेंजेस करने के लिए एक बहुत बड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इसीलिए उसको वो इम्यूटेबिलिटी प्रदान करती है। ये उसकी एक खास वजह है, ये उसको इम्पोर्टेंट बनाती है। लेकिन जैसे कि कोई भी हम प्राइवेट लेजर्स की बात करते हैं, या प्राइवेट लेजर्स हो गए, या बैंक्स के लेजर हो गए, सेंट्रल बैंक के लेजर्स हो गए, जब उसके अंदर हमें कोई चेंजेस करने होते हैं तो हमें सिर्फ कुछ चंद मीटिंग्स की ज़रूरत होती है, और जैसे ही हम वो मीटिंग्स कर लेते हैं, हम उसके अंदर लेजर के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि वो लेजर हमारे कंट्रोल में है। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उसके अंदर हमें चेंज करना आसान होता है। किसी भी चीज़ को लेजर के अंदर किसी चीज़ को डेबिट क्रेडिट करना, या किसी चीज़ को जैसे इसके पर्टिकुलर केस में आपके लेजर के अंदर जो 2000 रुपये के नोट आपने प्रिंट करके जो मार्केट में दिए, तो वो बेसिकली आपकी लाइबिलिटी है सेंट्रल बैंक की, ठीक है, क्योंकि वो सेंट्रल बैंक को देने हैं। जिसके पास 2000 रुपये का नोट है तो उस पर आरबीआई को वो पैसा देना है, तो वो लाइबिलिटी है। अब वो आरबीआई के लेजर में रिफ्लेक्ट कर रही है। अब आरबीआई ने पुराने जो 2000 रुपये के नोट है 1 मिनट को, उनको डिमोनेटाइज करके अपनी जो लेजर है उसके अंदर वो नए नोट प्रिंट करेंगे, या उस लाइबिलिटी को वो किसी और फॉर्म में दे विल मीट। तो लेजर के अंदर इट इज पॉसिबल टू डू चेंजेस, राइट। और ये सेंट्रल बैंक हो गया या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको अपने लेजर के अंदर चेंज करना आसान होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो सेंट्रलाइज लेजर है। सो जब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की और सेंट्रलाइजेशन की, यही डिफरेंस है एक तो। और हम बात करते हैं म्यूटेबिलिटी ऑफ लेजर्स की, उसका भी यही डिफरेंस है कि जो पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स है वो क्यों उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, या क्यों उसकी तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। उसकी वजह यही है कि म्यूटेबिलिटी ऑफ लेजर्स। अगर आप बहुत सारी कंट्रीज के अंदर देखोगे, जैसे जिम्बाब्वे के अंदर देखोगे, या जो कंट्रीज हाई इन्फ्लेशन से गुजर रही हैं, जो कि जैसे कि लेबनान है, अर्जेंटीना है, जिम्बाब्वे है, और बहुत सारी कंट्रीज है, वहाँ पे ऑलरेडी लोगों का जो विश्वास है, वो जो सेंट्रलाइज लेजर्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, वो वहाँ पे उनको धक्का लग रहा है। क्योंकि उनको धक्का ही लग रहा है कि भाई उनकी जो गाड़ी कमाई थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, दे वर थिंकिंग कि उन्हें बेनिफिट्स मिलेंगे, वो अपनी फ़ायदा उठा पाएंगे अपनी सेविंग्स का रिटायरमेंट के वक्त। लेकिन आज उनको देखने को मिल रहा है कि उनकी जो मनी की जो वैल्यू, दैट इज़ रियली डिग्रेडेड, ठीक है। तो वो जो लेजर्स की जो के ऊपर से जो विश्वास, पब्लिक का अगर विश्वास तो उठ गया, तो फिर होगा क्या कि वो सेंट्रलाइज लेजर सिस्टम से वो पब्लिकली जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम है उसकी तरफ बढ़ता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। और यहाँ पे आपके लिए मैंने ये दो कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर एपिसोड से क्लियर करे। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो गया हो, लेकिन आई एम श्योर कि आज आपको दो कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम समझ में आए होंगे, फंजिबिलिटी और नॉन फंजिबिलिटी, और इम्यूटेबिलिटी ऑफ लेजर। ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी था, राइट। चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। अगर कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।